हाय फ्रेंड्स, आई एम पवन फ्रॉम एडीजी प्राइम। आज हम कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टॉपिक्स ये है खुदीराम बोस, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, इनर लाइन परमिट, लोक अदालत, टूर ऑफ ड्यूटी एंड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। खुदीराम बोस इसलिए न्यूज़ में थे क्योंकि हाल में अमित शाह ने, जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनका जो नेटिव विलेज है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, वहाँ उन्होंने विजिट किया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि इसके कुछ रेयर पेंटिंग्स मिले हैं, ठीक है, इस बैटल के रिगार्डिंग। थर्ड है तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, यूएस ने इस एक्ट को पारित किया है, इसीलिए ये एक्ट न्यूज़ में था। फोर्थ क्या है, इनर लाइन परमिट। मेघालय के कुछ एक्टिविस्ट ने ये डिमांड रखी है कि मेघालय को भी इनर लाइन परमिट दिया जाए, ठीक है। लोक अदालत इसलिए न्यूज़ में था कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक दिन में 1,61,000 के अराउंड केसेस को डिस्पोज ऑफ किया था। टूर ऑफ ड्यूटी इसलिए भी न्यूज़ में है कि आर्मी के बाद एयरफोर्स और नेवी ने भी इसको लागू करने की बात की है कि हम टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल ऑफ रिक्रूटमेंट को लागू करेंगे। और सेवंथ क्या है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये इसलिए न्यूज़ में था कि दिल्ली मेट्रो का जो एक्सप्रेस लाइन है, ठीक है, उसमें ये इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये 7 टॉपिक हैं जिससे हम करंट अफेयर्स आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। खुदीराम बोस, एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी हु अपोज्ड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वॉज एसोसिएटेड विथ। ये किसके एसोसिएटेड थे? मुजफ्फरपुर कंस्पायरेसी केस। ये हैं खुदीराम बोस, खुदीराम बोस, ठीक है। 18 साल की एज में इनको फांसी की सजा हुई थी। किस केस में? मुजफ्फरपुर कंस्पायरेसी केस। और ये हैं प्रफुल्ल चाकी। इनको जब पुलिस ने घेर लिया था चारों तरफ से, तो इन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? मुजफ्फरपुर कंस्पायरेसी केस। ये कब हुआ था? 1908 में, ठीक है। और ये तब हुआ था जब मुजफ्फरपुर, जो बिहार में है, उसके जो डिस्ट्रिक्ट जज थे डगलस किंग्सफोर्ड, उनको किल करने के लिए ये एक कंस्पायरेसी रखा गया था रिवॉल्यूशनरी। खुदीराम बोस ने 15 साल की एज में ही अनुशीलन समिति को ज्वाइन किया था। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो भी उस समय क्रांतिकारी थे उनको ये प्रमोट करता था कि आप ब्रिटिश से बदला लीजिए, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है दिल्ली कंस्पायरेसी केस। ये कब हुआ था? 1912 में, ठीक है। इसको दिल्ली लाहौर कंस्पायरेसी केस भी कहते हैं। इसके जो लीडर थे वो थे रास बिहारी बोस, ठीक है। ये इसके लीडर थे। इस केस में क्या हुआ था, उस समय जो वायसराय थे, उस समय कौन थे वायसराय? लॉर्ड हार्डिंगे, जो 1910 से लेके 1916 के बीच में थे, ठीक है। उस समय क्या हुआ था कि जब इंडिया का कैपिटल कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र हो रहा था, तो चांदनी चौक का जो एरिया है दिल्ली का, वहाँ पे इनके ऊपर बम फेंका गया था। और जो मेन जो लीडर थे वो थे रास बिहारी बोस। तो अगर किसी एग्जाम में आए कि रास बिहारी बोस किससे रिलेटेड है, तो वो दिल्ली कंस्पायरेसी केस और दिल्ली लाहौर कंस्पायरेसी केस जो 1912 में हुआ था। इनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें तो गदर कंस्पायरेसी जो 1915 में हुआ था, इसको फर्स्ट लाहौर कंस्पायरेसी भी कहते हैं, गदर कंस्पायरेसी को। इसके भी जो मेन लीडर थे वो थे रास बिहारी बोस, ठीक है। थर्ड है काकोरी कंस्पायरेसी केस। काकोरी कंस्पायरेसी केस हुआ था 1925 में। इसके जो लीडर थे वो ये 4 थे जिनको फांसी की सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान। ये चारों काकोरी कंस्पायरेसी केस में, काकोरी एक जगह है लखनऊ के पास जहाँ पे ट्रेन डकैती हुई थी, जिसमें इन चारों को इस केस में फांसी की सजा हुई थी। और फोर्थ क्या है, लाहौर कंस्पायरेसी केस। इसको सेकंड लाहौर कंस्पायरेसी केस भी कहते हैं। ये हुआ था 1928 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जॉन सैंडर्स जो लाहौर के एएसपी थे, उनकी हत्या हुई थी। और जो उसके मेन लीडर थे वो थे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ठीक है। तो कभी भी किसी एग्जाम में आए कि मुजफ्फरपुर कंस्पायरेसी केस के कौन थे लीडर, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है। दिल्ली कंस्पायरेसी केस और दिल्ली लाहौर कंस्पायरेसी केस के जो लीडर थे वो थे रास बिहारी बोस, ठीक है। काकोरी कंस्पायरेसी केस के कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खान। और सेकंड लाहौर कंस्पायरेसी केस, या फिर सिंपली अगर लाहौर कंस्पायरेसी केस आए तो इसमें भगत सिंह,
सुखदेव और राजगुरु, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, खुदीराम बोस के से रिलेटेड वाले क्वेश्चन में मुजफ्फरपुर कंस्पिरेसी केस। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये कब हुआ था, 1761 में। विच वॉज मेकिंग द हेडलाइंस रिसेंटली। ये इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि कुछ पेंटिंग्स मिली हैं इसके रिगार्डिंग। स्टेटमेंट 1 क्या, इट वॉज फॉट बिटवीन आर्मीज ऑफ नादिर शाह एंड मराठा। ये बिल्कुल गलत है, ये नादिर शाह नहीं थे, इट वॉज अहमद शाह अब्दाली, या अहमद शाह दुरानी भी कहते हैं इसको, ये दुरानी एम्पायर। ये जो है यहाँ के थे वो, ठीक है। जो अभी प्रेजेंट में जो अफगानिस्तान का पोर्शन है वो ये, ठीक है। और किसके बीच हुआ था, मराठा। तो मराठा कन्फेडरेसी जो है उस समय दिल्ली का जो एरिया था वो भी मराठा के कब्जे में था। तो ये जो एरिया है वो मराठा का। तो इट वाज फॉट बिटवीन आर्मी ऑफ नादिर शाह एंड मराठा, ये गलत है। आर्मी ऑफ अहमद शाह अब्दाली, और नादिर शाह का ही एक जनरल था जो कि जब 1739 में नादिर शाह ने जब दिल्ली में अटैक किया था उस समय जो थे वो मोहम्मद शाह, ठीक है। तो ये भी गलत है। एट दैट टाइम उस समय मोहम्मद शाह नहीं थे, उस समय कौन थे, शाह आलम शाह आलम सेकंड वॉज द रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। तो दोनों स्टेटमेंट है वो गलत है, तो क्या होगा, नीदर वन नॉर टू, ठीक है। तो होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिसेंटली द यूएस पास तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। अंडर दिस एक्ट द यूएस एक्सटेंड इट्स सपोर्ट टू द तिब्बतन बुद्धिस्ट टू चूज नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ दलाई लामा। यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि दलाई लामा किसी इंसान का नाम नहीं है, ये एक पोस्ट है, ठीक है। इनका जो है वो है रियल नाम है तेनगे ग्यात्सो, ठीक है। दलाई लामा का जो अभी के जो दलाई लामा ये हैं 14th दलाई लामा, ठीक है। इनका जो रियल नाम है वो तेनगे ग्यात्सो, ठीक है। तो ये जो एक्ट पास हुआ था वो इसलिए क्योंकि अभी नेक्स्ट दलाई लामा जो अभी 15th दलाई लामा होंगे इनके जाने के बाद, ठीक है, उसको अभी मतलब खोज करने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसी को सपोर्ट करने के लिए यूएस ने एक एक्ट पारित किया जिसमें ये कहा गया है कि इसमें चाइना इंटरफेयर ना करे इसमें, क्योंकि चाइना इसको अपना तिब्बत को अपना पार्ट मानता है, लेकिन जो तिब्बत के लोग हैं वो खुद को ऑटोनोमस मानते हैं, ऑटोनोमस पार्ट ऑफ चाइना, वो चाइना के पार्ट नहीं है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल TPIE हैज इट्स हेडक्वार्टर इन धर्मशाला, बिल्कुल सही है ये भी। धर्मशाला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ये स्टेटमेंट सही है। धर्मशाला का जो पोर्शन है आप यहाँ देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है। थर्ड क्या है, लहासा इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ तिब्बत। लहासा जो पोर्शन है वो है यहाँ पे, ठीक है। और ये है पोटाला प्लेस। 1959 में उस समय के जो दलाई लामा थे, ये क्या हुआ था, जब चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था तो ये वहाँ से स्केप होकर इंडिया आए थे और ये रहने लगे धर्मशाला में, ठीक है। और ये है पोटाला प्लेस जहाँ पे ये पहले रहते थे। तो ये एक सीट है, इसको कहते हैं कि सीट ऑफ दलाई लामा। तो ये लहासा में है, और लहासा कहाँ पे है स्थित, यहाँ पे, ठीक है। तो लहासा इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ तिब्बत। तो क्या होगा, 1, 2 and 3। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनर लाइन परमिट ILP रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट भी कहते हैं इसको। ये हुआ था 1873 में। इसको कहते हैं कि ILP को इसी का एक्सटेंशन पार्ट है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश ने ही इसको लागू किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय नॉन नेटिव्स टू विजिट और स्टे इन अ स्टेट दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर ILP सिस्टम, बिल्कुल सही है ये भी। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो रिक्वायर्ड होता है किन के लिए, नॉन नेटिव के लिए। इसमें जानने वाली बात है वो जो डोमेस्टिक है ना टूरिस्ट्स, उन्हीं के लिए ये है, सही है। तो फर्स्ट क्या सही है, एट प्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड आर कवर्ड अंडर दिस, ये भी सही है। ये अभी 4 ही स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। पहले ये 3 ही स्टेट में था, मणिपुर को बाद में 2019 में लागू किया गया था ILP में, ठीक है। तो ये जो 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों ILP के अंदर कवर्ड हैं। आसाम,
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का कुछ पार्ट, ये आते हैं 6 शेड्यूल में। 6 शेड्यूल क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। तो ये जो 4 हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, मिजोरम का कुछ पार्ट, ठीक है, तो ये चारों 6 शेड्यूल में आते हैं। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये आते हैं ILP में। तो क्या होगा? ये भी सही है और ये दोनों तो बोथ 1 and 2 इज करेक्ट, ठीक है। होप इट क्लियर। विथ रेफरेंस टू द लोक अदालत कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट क्या है? इट इज़ एन अल्टरनेटिव dispute redressal forum where cases pending in the court of law or at pre-litigation stage are settled amicably। ये एक अल्टरनेट मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो भी दो पार्टियां होंगी वो आपस में इसको सॉल्व करेंगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। द लोक अदालत हैज़ बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अंडर आर्टिकल, ये गलत है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और कौन से एक्ट के थ्रू में? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के थ्रू इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और थर्ड क्या है? द डिसीजन मेड बाय द लोक अदालत इज कंसीडर्ड टू बी अ वर्डिक्ट ऑफ सिविल कोर्ट, सही है, एंड इज अल्टीमेट एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। ये इसलिए भी है क्योंकि जो भी दो पार्टीज आती हैं वो आपस में पहले से ही ये कह के आती हैं कोई भी इसका जो डिसीजन होगा वो हम मानेंगे। तो 1 and 3 इज करेक्ट आंसर। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। लोक अदालत इज अ सिस्टम ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन डेवलप्ड इन इंडिया। इट रफली मीन्स पीपल्स कोर्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। द सिस्टम ऑफ लोक अदालत इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पंच परमेश्वर, जो पहले गांव में होते थे पंच, उसी से ये लिया गया है, ठीक है, और प्रपोज्ड बाय महात्मा गांधी। द आइडिया ऑफ लोक अदालत वॉज मेनली एडवोकेटेड बाय जस्टिस PN भगवती, ठीक है, अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो एक इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि PN भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर, ठीक है, इन दोनों का माना जाता है कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होता है PIL, ये इन्हीं दोनों ने ही मतलब इसको लाया था और इसको हम जुडिशियल एक्टिविज्म भी कह सकते हैं। तो PIL के जनक कौन थे? PN भगवती और जस्टिस कृष्णा अय्यर, ठीक है। और फर्स्ट लोक अदालत वॉज हेल्ड ऑन 1982 में हुआ था ये, ठीक है, और कहाँ पे? गुजरात। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर आता है कि फर्स्ट लोक अदालत कहाँ हुआ था, तो गुजरात में, और कब हुआ था? 1982 में। इसका क्या होगा आंसर? 1 and 3 ओनली। होप इट क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल ऑफ रिक्रूटमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इसका आंसर है आर्म्ड फोर्सेस। अभी हाल में ही आर्मी के बाद क्या हुआ था कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने भी इसको पारित करने की बात की थी। इसका दो होता है, जो भी एक होता है आर्मी या फिर आर्म फोर्सेस कह सकते हैं, परमानेंट कमीशन, ठीक है, और एक होता है SSC, शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये 14 ईयर्स के लिए होता है यूजुअली, और जो भी ऑफिसर्स है, जो भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, वो बाद में परमानेंट कमीशन में आ जाते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल क्या है? टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल में क्या होगा? 3 साल के लिए ही ये रिक्रूटमेंट होगा। कोई भी यूथ जो चाहता है कि देश की सेवा करे, जो इसमें भाग लेना चाहता है, ठीक है, वो इसमें शामिल हो सकता है सिर्फ 3 साल के लिए। तो टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है? एक सिर्फ 3 साल का ये रिक्रूटमेंट का मॉडल है जो आर्म फोर्सेज में लागू होने वाला है, ठीक है। होप इट क्लियर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये भी काफ़ी न्यूज़ में था। ये एक ऐसा कार्ड होगा जो सबके लिए सेम होगा, जैसे बसेस के लिए, पार्किंग के लिए, ठीक है, ट्रेन्स जो हैं, मेट्रोज, फिर जो टोल होंगे, ठीक है, इस सब के लिए एक ही कार्ड होगा जो सब में यूज़ होगा। तो इसका क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ 1 नेशन 1 कार्ड। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये 1 नेशन 1 कार्ड के ही प्रिंसिपल पे आधारित है। सेकंड क्या? इट वाज रिकमेंडेड बाय बिमल जलान कमेटी सेटअप बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये गलत है, बिमल जलान कमेटी नहीं था ये नंदन नीलेकनी कमेटी, नंदन नीलेकनी कमेटी, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 1 ओनली। ये जो कार्ड है ये रुपए कार्ड होगा, ठीक है, और इसका जो नोडल मिनिस्ट्री है वो ये है, ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड
अर्बन अफेयर्स इसका नोडल मिनिस्ट्री है। इसको जो डेवलप किया है सीडैक ने। तो इसका क्या होगा, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन कार्ड, सही है। इट वाज रिकमेंडेड बाय नंदन नीलेकन कमेटी, तो वन ऑनली, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन। होपफुली ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।